संजना, अरे ओ संजना, कहाँ हो? हाँ, आई तन्वी। संजना, तुम्हें पता है पास के गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा है, चलो ना मेला देखने चलते हैं। नहीं तन्वी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम सब चले जाओ। क्या संजना, जब देखो तब पैसों के लिए रोती रहती हो। यार चल ना, पैसे मैं खर्च कर दूंगी, सभी दोस्त जा रहे हैं, अब तू नहीं जाएगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है तन्वी, मैं जल्दी से घर का काम खत्म करके आती हूँ। उसके बाद संजना अपनी सभी सहेलियों के साथ मेला देखने जाती है। वो लोग वहाँ पर खूब एंजॉय और मस्ती करते हैं। तभी तन्वी सभी दोस्तों के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आती है और अपने सभी दोस्तों को खाने के लिए देती है। अरे संजना, तू समोसे क्यों नहीं खा रही है? खाना। नहीं तन्वी, तुम लोग खाओ। ऐसे कैसे नहीं खाना? अरे तू हम लोगों के साथ इतनी दूर यहाँ मेला देखने आई है और मेले में आकर हम समोसे ना खाएं, ऐसा भला हो सकता है? तन्वी के बार बार कहने पर संजना भी उन सबके साथ समोसे खाने लगती है। लास्ट में जब पैसे देने की बारी आती है तो तन्वी कहती है, चलो भाई, सभी अपने अपने हिस्से के समोसे के पैसे निकालो। ये ले तन्वी, मेरे 30 रुपए। हाँ, ये लो मेरे भी 30 रुपए। तन्वी, तुम्हें तो पता है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम हम लोगों के साथ इतने बड़े मेले में आई ही क्यों? अच्छा, समझ गई। तुम ये सोचकर आई हो ना कि हम अमीर लोगों के साथ घूमने से तुम्हें मुफ्त में अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल जाएंगी, है ना? तन्वी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं तुम जैसे गरीब लोगों को अच्छे से जानती हूँ। तन्वी, तमीज से बात करो। अरे जरा अकड़ तो देखो इस गरीब भिखारन की। एक तो फ्री में समोसे खा लिए हैं और जब पैसे देने की बारी आई तो मुझसे ही जुबान लड़ा रही है। तन्वी, तुम्हें तो इस गरीब भिखारन को अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ तन्वी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम भी इस गरीब को सबक सिखाए बिना यहाँ से जाने नहीं देंगे। एक गरीब भिखारन, अगर तू चाहती है ना कि हम तेरे हिस्से के भी पैसे दे दें, तो तू हम सब के लिए नाच के दिखा। चल अब शुरू हो जा। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम लोगों के बहकावे में यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने नीच और घटिया किस्म के इंसान हो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे समोसे के पैसे लौटा दूंगी, समझी? इतना बोलकर संजना रोते हुए घर चली जाती है। क्या बात है संजना बेटी, मेले से बड़ी जल्दी आ गई। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आज पता चल गया कि तुम मुझे इन अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती रखने से क्यों मना किया करती थी। ये अमीर लोग पैसे से तो बहुत अमीर होते हैं, लेकिन दिल के बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। माँ, आज से मैं कहीं भी बाहर नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके साथ आपकी सिलाई के काम में आपका हाथ बटाया करूंगी। उसके बाद से संजना अपनी माँ के साथ कपड़े सिलने का काम करने लगती है। संजना, जरा इधर आना बेटी, तेरा नाप ले लूं। किस लिए माँ? अरे बेटी, मैंने सिलाई कर करके कुछ कपड़ों के टुकड़े बचाए हैं। तुम्हारा सूट काफी जगहों से फट गया है ना, मैं तुम्हारे लिए इन्हीं कपड़ों को जोड़ जोड़ कर सुंदर सा गाउन बनाने जा रही हूँ। माँ, आप मेरे लिए गाउन नहीं बल्कि एक लहंगा बनाओ। मुझे आपके हाथ का सिला हुआ लहंगा पहनना है माँ। ठीक है बेटा। ऐसे ही दिन भी बीत रहे थे। एक दिन उसी गांव में एक बूढ़ी औरत आती है। वो सबसे पहले तन्वी के घर जाती है। बेटी, मैं बहुत दूर से चल कर आई हूँ, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन चलते चलते रात हो गई।
मुझे आज की रात तुम अपने इस बड़े से आंगन में मेरे सोने के लिए छोटी सी जगह दे दो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी बेटी। अरे ओ बुढ़िया, तुमने क्या मेरे घर को अनाथ आश्रम समझा है? ये मेरा घर है, कोई फुटपाथ नहीं जो यहाँ पर तुम सोओगी। जाओ और कहीं और जाकर रात बिताओ। चलो अब निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे लोग उठकर आ जाते हैं। तन्वी उस बूढ़ी औरत को डांट कर वहाँ से भगा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत चलते चलते संजना के छोटे से घर के पास आती है। अरे बेटी, कोई है? बेटी, ठंड का मौसम है और मुझे काफी आगे जाना है, लेकिन अब रात होने वाली है, तो क्या तुम अपने घर के बाहर मुझे रात गुजारने के लिए छोटी सी जगह दे दोगी? अरे अम्मा, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। माँ कहती है हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और आप तो एक अतिथि बनकर हमारे घर आई हैं। अंदर आइए, माँ आपसे मिलकर बहुत ही खुश होंगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उसके घर के अंदर आती है। अरे अम्मा जी, आप यहाँ नीचे जमीन पर क्यों बैठ रही हैं? यहाँ ऊपर बैठिए। अरे बेटी, मैं यही ठीक हूँ। मैं यही आंगन में सोकर रात बिता लूंगी। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। बस किसी तरह ये रात कट जाए, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अरे अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इतनी बूढ़ी होकर रात के इस ठंड में आंगन में रात कैसे बिताएंगी, और हम अंदर कैसे चैन से सो पाएंगे? ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटी, तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, मैं आराम से यहाँ पर सो जाऊंगी। अरे नहीं अम्मा, ये हमारे घर आए अतिथि का अपमान है। आप अंदर आइए और चलिए हमारे साथ सोइए। हाँ बूढ़ी अम्मा, आप अंदर चलिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी बहुत ही इज्जत के साथ उस बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें बड़े ही प्यार से खाना बनाकर खिलाती है। अरे बेटी, ये सब क्या है? तुमने हमें अपने घर में रुकने के लिए दिया, हमारे लिए यही बहुत है। तुम लोग खाना खा लो, मुझे कोई भूख नहीं है। अच्छा, एक तरफ आप हमें बेटी भी कहती है और दूसरी तरफ बेटी की बात भी नहीं मानती है। अब इस ठंड की रात में भला आप हमारे घर भूखे पेट कैसे सोएंगी और हम खाना खा लें? ऐसा तो भला हमसे नहीं होगा। ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। अब तुम लोग इतना जिद कर ही रही हो तो अब तो खाना ही पड़ेगा बेटा। बेटा, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे बेटी, तुम्हारा ये सूट जगह जगह से क्यों फटा हुआ है? क्या बताऊं अम्मा जी, हम ठहरे गरीब लोग। बस हमारे घर 2 वक्त खाने को रोटी मिल जाए, हमारे लिए यही बहुत है। हम बहुत गरीब लोग हैं अम्मा जी। हमारी बेटी का कब से लहंगा पहनने का बहुत मन था, लेकिन मैं गरीब माँ अपनी बेटी को एक जोड़ी अच्छा कपड़ा तक नहीं दिला पा रही हूँ। रात में बातचीत करने के बाद वो सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होने पर वो बूढ़ी औरत अपने झोले से एक लहंगा निकालती है और संजना को देती है। अरे अम्मा जी, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ अम्मा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए सूट बना रही है, आप ज्यादा परेशान मत होइए। अरे बेटा, ये एहसान नहीं है बल्कि उपहार है, और जब बड़े बूढ़े प्यार से कुछ देते हैं तो उन्हें मना नहीं करते हैं, खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हैं। ये लो। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। ये तारों का लहंगा है जो मुझे तारों की परी ने दिया था। तुम इस लहंगे से जब भी कुछ मांगोगी, ये लहंगा तारों की तरह ही चमकने लग जाएगा और ये लहंगा तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करेगा।
इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत संजना को वो जादुई तारों का लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। संजना खुशी खुशी उस जादुई लहंगे को पहनकर कहती है, हे जादुई तारों के लहंगे, मेरे घर को बहुत ही सुंदर घर में बदल दो। तभी वो जादुई तारों का लहंगा तारों की तरह चमकने लगता है और देखते ही देखते संजना का घर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। हे जादुई तारों के लहंगे, मेरी माँ को खूब सारे पैसे दे दो ताकि उन्हें कभी जिंदगी में पैसों के लिए मेहनत ना करना पड़े। संजना के इतना कहते ही उस लहंगे में से काफी सारे पैसे निकलने लगते हैं और उसके घर में पैसों का ढेर लग जाता है। अब उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। वो लोग अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। उसके पास संजना और उसकी माँ अपने गांव के गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगते हैं। जब ये बात तन्वी को पता चलती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, कल तक तो ये भिखारी लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इतने अमीर हो गए? कुछ तो हुआ है बेटी, जरूर इन लोगों के हाथ कोई खजाना लगा है। मैं अभी पता लगा कर आती हूँ। उसके बाद तन्वी की माँ गायत्री संजना की अमीरी का पता लगाने लगती है। तभी उसे संजना की माँ से पता चलता है। ये सब उस बूढ़ी अम्मा के जादुई तारों के लहंगे के चमत्कार की वजह से हुआ है। उन्होंने ये सब मुझे अपने यहाँ खाना खिलाने के बदले दिया है। उसके बाद संजना की माँ उसे जादुई तारों के लहंगे के बारे में बता देती है। ये सब सुनने के बाद तन्वी की माँ कहती है, ठीक है संजना की माँ, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद तन्वी की माँ उस बूढ़ी औरत की तलाश करने लगती है। काफी ढूंढने के बाद उसे वो बूढ़ी औरत मिल ही जाती है। अम्मा, कृपया कर हमारे घर चलकर भोजन कर और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। देखिए अम्मा, मना मत कीजिएगा, हम बड़ी दूर से आपको लेने आए हैं। कृपया हमारे घर चलिए अम्मा। ठीक है बेटी। उसके बाद तन्वी और उसकी माँ दोनों ही उस बूढ़ी अम्मा को भरपेट अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। अम्मा, और कुछ लेकर आऊं? मिठाई खाओगी आप? नहीं नहीं बेटी, हमारा पेट अब भर चुका है। ऊपर वाला तुम्हें सदा सुखी रखे। अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे अम्मा? आपने तो हमें वो जादुई लहंगा दिया ही नहीं। हमने तो आपको इतना अच्छा भोजन कराया, इसलिए आप भी मुझे उस संजना की बच्ची की तरह जल्दी से वो जादुई तारों वाला लहंगा दे दो। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। ये लो बेटी, ये रहा तुम्हारा लहंगा। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। अरे माँ, ये अम्मा अचानक से कहाँ गायब हो गई? खैर छोड़ो, मैं जल्दी से ये लहंगा पहन कर आती हूँ। तन्वी जैसे ही उस जादुई लहंगे को पहनती है, उसका चेहरा काला और बदसूरत हो जाता है। माँ, जल्दी इधर आओ माँ। माँ, ये देखो, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया माँ? उस बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने हमें ये कैसा लहंगा दिया है माँ? माँ, अब मैं काली हो गई माँ। तभी उस लहंगे में से एक आवाज आती है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। दोष तो तुम लोगों के मन में भरे लालच का है और ये सब उसी लालच का परिणाम है। तुमने उस बूढ़ी अम्मा को पहले तो धुतकार कर भगा दिया और अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। यही तुम्हारे लालच की सजा है। उसके बाद दोनों माँ बेटी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। पड़गापुर गांव में अनुषा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसकी गरीबी की वजह से हर कोई उसका बहुत मजाक भी उड़ाया करता था।
फिर समय के साथ साथ जब अनुषा शादी के लायक हो जाती है तो कोई भी उसकी गरीबी की वजह से उससे शादी नहीं करना चाहता था। तभी एक दिन लड़के वाले अनुषा को देखने उसके घर आते हैं और अपनी हैसियत से ज्यादा ही दहेज की मांग करते हैं और कहते हैं, देखिए भाई साहब, मेरा बेटा एक बड़ी MNC कंपनी में काम करता है और हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो अगर आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो वो राज करेगी, राज। इसलिए ये सब सामान देना तो आपका फर्ज बनता है। आखिरकार बिरजू हमारा एक लौता बेटा है। देखिए बहन जी, हमारे पास हमारी बेटी के अलावा आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है और मैं इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। अरे जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो अपनी बेटी की शादी किसी भिखारी से कर दीजिए ना। इतने बड़े घर में शादी करने के सपने क्यों देख रहे हैं? खामखा हम लोगों का टाइम खराब कर दिया। चलो बेटा इन फकीरों के यहाँ से। इतना कहकर लड़के वाले अनुषा के रिश्ते को ठुकरा कर वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन बाद अनुषा की सहेली चारू का रिश्ता एक बड़े घर में तय हो जाता है। दरअसल चारू अनुषा की बहुत अच्छी सहेली थी, लेकिन वो हैसियत में अनुषा से बहुत ज्यादा अमीर थी, जिस वजह से चारू के माता पिता को अनुषा और चारू की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए जब एक दिन चारू अपनी माँ के साथ अपनी शादी का लहंगा खरीदने जा रही होती है, तभी सामने से अनुषा आ जाती है, जिसे देखकर चारू की माँ गायत्री कहती है, ओह माय गॉड, पता नहीं ये सुबह सुबह मैंने किस भिखारी का चेहरा देख लिया। मॉम प्लीज ऐसे मत कहिए, अनुषा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अरे तुम्हारी दोस्ती की वजह से ही तो मैं इस लड़की को बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना इसके जैसी गरीब तो हमारे घर में नौकरानी भी नहीं होती है। अरे माँ बस भी कीजिए। वैसे अनुषा तूने अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। तुझे पता है मैं और माँ मेरी शादी का लहंगा लेने जा रही है, तो तू भी हमारे साथ चल। अरे ये हमारे साथ आकर क्या करेगी? क्यों माँ, अनुषा को भी तो मेरी शादी में पहनने के लिए लहंगा खरीदना है ना, इसलिए अनुषा तू भी मेरे साथ चल। इतना कहकर चारू अपनी सहेली अनुषा के साथ अपनी शादी का लहंगा खरीदने चली जाती है। वहाँ गायत्री चारू के लिए एक से बढ़कर एक लहंगे निकलवाती है और चारू भी उनमें से सबसे महंगा और एक्सपेंसिव लहंगा पसंद कर लेती है। तभी दुकान के कोने में पड़े एक पुराने से लहंगे पर अनुषा की नजर पड़ती है, तो वो उस दुकानदार से कहती है, सुनिए भैया, वो कोने में पड़ा हुआ लहंगा कितने का है? अरे नहीं नहीं, वो बेचने के लायक नहीं है, वो तो एक डिफेक्टिव पीस है, इसलिए हमने उसे निकाल कर कोने में रख दिया है। आप ये दूसरा लहंगा देख लीजिए, उसे तो हम किसी गरीब को दे देंगे। भैया तो फिर वो लहंगा आप मुझे ही दे दीजिए। अच्छा ठीक है, आप वो लहंगा ले जाइए। वैसे भी उसकी वजह से हमारी दुकान में काफी जगह घिर रही है। इतना कहकर वो दुकानदार वो लहंगा अनुषा को दे देता है, जिसके बाद अनुषा वो लहंगा लेकर अपने घर आ जाती है। और घर आते ही अनुषा सबसे पहले उस लहंगे को साफ करके सिलती है और फिर उसे धोकर पूरी तरह से चमका देती है, जिसके बाद वो लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगता है और ये देखकर अनुषा को बहुत अच्छा लगता है। फिर जब चारू की शादी वाले दिन जब अनुषा उस लहंगे को पहनकर तैयार होती है, तो वो लहंगा पहनते ही अनुषा का चेहरा पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगती है, जिसे देखकर अनुषा कहती है, अरे वाह, ये लहंगा पहनते ही मेरे चेहरे पर कितनी चमक आ गई है और ये लहंगा भी कितना ज्यादा चमक रहा है। इतना कहकर जब अनुषा वो लहंगा पहनकर अपनी दोस्त चारू की शादी में जाती है, तो शादी में आए सभी लोगों की नजर सिर्फ अनुषा के ऊपर ही होती है, क्योंकि अनुषा उस लहंगे में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही होती है। और शादी में आए हुए करण नाम के एक लड़के को अनुषा से प्यार ही हो जाता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद करण अपने माता पिता के साथ अनुषा के घर आता है। देखिए बहन जी, हमारे बेटे को तो आपकी बेटी पहली नजर में ही पसंद आ गई है, इसलिए अब आप बस शादी की तैयारी कीजिए।
वो तो सब ठीक है बहन जी, लेकिन हम आपको शादी में कोई दहेज नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास हमारी बेटी के सिवा और कुछ भी नहीं है। अरे भाई साहब, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए हमें आपकी बेटी के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, बस आप हमारे मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी कर दीजिएगा ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। ठीक है बहन जी, जैसा आप कहें। और इस तरह करण और अनुषा की शादी तय हो जाती है और अनुषा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन वहीं अनुषा के माता पिता अनुषा की शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं। अनुषा की माँ माना कि लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमसे कोई भी दहेज नहीं मांगा है, लेकिन हमें फिर भी शादी में पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। लेकिन हमारे पास तो इस समय 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है कि हम अपनी बेटी के लिए उसकी शादी का जोड़ा भी खरीद सके। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोचिए। इतना कहकर अनुषा के पिता अगले दिन ही सेठानी जी के पास कुछ पैसे उधार मांगने के लिए चले जाते हैं। सेठानी जी, कुछ दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, तो आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको मजदूरी करके सारे पैसे चुका दूंगा। अरे क्या कहा तूने? तू मेरे पैसे चुका देगा? अरे तेरे पास तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो तू मेरा पैसा कहाँ से चुकाएगा? इससे अच्छा चला जा यहाँ से, मैं तुझे कोई भी पैसा नहीं दूंगी। सेठानी की ऐसी बातें सुनकर अनुषा के पिता निराश होकर घर वापस आ जाते हैं और अपने पिता को इस तरह परेशान देखकर अनुषा उनसे कहती है, पिताजी क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं बेटी, मैं तो बस तेरी शादी को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़े ही धूमधाम से करवाऊंगा। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब अनुषा की शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है, लेकिन अनुषा के पिता अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और अपने पिता को इस तरह परेशान देखकर अनुषा अपने हाथ में उस लहंगे को पकड़े हुए कहती है, हे ऊपर वाले, पता नहीं अब क्या होगा। पिताजी के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि वो मेरी शादी की तैयारी कर सके। अब ऐसे में कल मेरी शादी कैसे हो पाएगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अनुषा के इतना कहते ही अचानक से वो लहंगा चमक उठता है और ये देखकर अनुषा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे ये क्या, ये लहंगा अचानक से इतना चमक क्यों रहा है? अनुषा के इतना कहते ही उस लहंगे में से एक आवाज आती है, घबराओ मत अनुषा, मैं एक जादुई लहंगा हूँ और मुझे कई साल पहले एक दुष्ट चुड़ैल ने पुराना हो जाने की वजह से उस कपड़े की दुकान में मुझे बेच दिया था, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझे खरीदने के बारे में नहीं सोचा, पर तुमने मुझे देखते ही मुझे खरीद लिया और मुझे ठीक करके फिर से पहले की तरह बना दिया। इससे पता चलता है कि तुम चीजों की कितनी कद्र करती हो, इसलिए आज मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जादुई लहंगे की ये बातें सुनकर अनुषा उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो लहंगा कहता है, बस इतनी सी बात, तो ये लो। जादुई लहंगे की इतना कहते ही उसके अंदर से ढेर सारी नोटों की गड्डियाँ निकलना शुरू हो जाती है और ये देखकर अनुषा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई लहंगे। और इस तरह से अनुषा वो सारे पैसे ले जाकर अपने पिता को दे देती है और उन्हें सारी बातें बता देती है, जिसके बाद उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शादी वाले दिन वो अनुषा की बड़े ही धूमधाम से शादी करवाते हैं। और अनुषा की शादी इतने धूमधाम से होता देखकर चारू की माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन चारू अपनी दोस्त की ये शादी देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और इस तरह उस जादुई लहंगे की वजह से अनुषा की शादी बड़े ही धूमधाम से करण के साथ हो जाती है।
और अब वो हंसी खुशी से अपने ससुराल चली जाती है और अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।